हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एस्टेट के लिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 11-12 जो जनवरी है, आप फाइनल ही समझिए डेट। ठीक है, अगर कुछ भी होगा, हाँ मुझे पता है कि नोटिस नहीं आया है अभी तक, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। लेकिन 11-12 को कोई भी नेट का एग्ज़ाम ना होने की वजह से पूरी पॉसिबिलिटी कि आपका एग्ज़ाम आप 11-12 जनवरी को ही समझ के चलिएगा। अगर कुछ आगे होगा तो हमें बेनिफिट ही होगा ना। तो चलो भाई करते हैं इस सीरीज में। आज अपना टीजीटी का 2022 का हमें पेपर करना है, जो साइकोलॉजी का अपना चल रहा है। अब देखिए आप, जैसे अब हम ये टीजीटी के पेपर करेंगे, उसके अंदर आप फील कर पा रहे होंगे 4-5 क्वेश्चन तो सेम के सेम रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन क्या हो रहा है, वही चीज़ मतलब आ रही है। मतलब आप 10 क्वेश्चन ऐसे जो आपके ना बिल्कुल अटके हुए क्वेश्चन है ना, 4-5 क्वेश्चन वो निकल के आ रहे हैं। ठीक है, चलो करते हैं आज 2022 का क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई। एक क्वेश्चन में मेरे से गलती हो गई है। वो क्वेश्चन इमोशंस के ऊपर है शायद, तो मैं उसका पूरा टॉपिक के साथ ही उस क्वेश्चन को करवाऊंगी। देखती हूँ आज ही करवा दूंगी शायद, अदरवाइज कल करवा दूंगी। तो एक उसका आंसर बिल्कुल सही है। वो क्वेश्चन को मैं ये सोच रही हूँ कि उसको फिर मैं डिटेल में बताऊँ, क्योंकि उसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आ रहा है। तो मैंने फील किया कि वो क्वेश्चन मुझे डिटेल में करवाना चाहिए, तो मैं उसके ऊपर अलग से एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी। तो एक क्वेश्चन है जो मैंने शायद गलत पढ़ लिया था, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है भाई, वो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से बस वो बना नहीं पा रही हूँ। मैं देखती हूँ आज ही बना दूंगी, अदरवाइज कल बना दूंगी। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? देखो ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। नीड ऑफ हायर की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी थी? ये तो मैस्लो ने दी थी, और मैस्लो की आपको थ्योरी पढ़नी है आज। ठीक है, चलो भाई। अब से हम ऐसे करेंगे कि मैं आपको ना टारगेट भी दिया करूँगी कि आज आपको साइकोलॉजी का कौन सा टॉपिक पढ़ना। तो आज आपको मैस्लो की थ्योरी पढ़नी है एक तो, और मैं बता दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट? इसका मैं तुम्हें करवाऊंगी भाई। ये पर्सनैलिटी टेक्निक की कौन कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है, ये प्रोजेक्टिव में सारी की सारी प्रोजेक्टिव टेक्निक का तुम्हें मतलब एक पेज पे अच्छे से लिख के मैं कौन कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है ये सारी की सारी मैं तुम्हें बता दूंगी। वैसे इसके अंदर जो आएगी, ये वर्ड एसोसिएशन ये प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। सेंटेंस कंप्लीनेशन ये भी क्या होती है, प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। और एक्सप्रेसिव मूवमेंट ये भी क्या होती है, प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। लेकिन ये जो सोशियोमेट्री होती है ये अपने पास क्या नहीं होती, प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं होती। तो इसका नोट पूछा हुआ था, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या दिया हुआ थर्ड में? थर्ड में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है, यानी कि एक्सटेंसिव मोटिव नहीं है? कंप्लीटिंग इन शॉर्ट फॉर द ट्रॉफी, अगर तुम ट्रॉफी के लिए कुछ चीज़ को कंप्लीट कर रहे हो, यानी कि एक खेल प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो ट्रॉफी के लिए, तो ये तो कैसा हो जाएगा, एक्सटेंसिव हो जाएगा। लेकिन इसने पूछा एक्सटेंसिव नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, बाह्य अभिप्रेरक नहीं होना। वेतन के लिए नौकरी करना, यानी कि डूइंग जॉब फॉर सैलरी। फिर कहता है आत्मसंतुष्टि हेतु समाज सेवा, डूइंग सोशल सर्विस फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ये कैसा होता है, ये तो कैसा होता है, इंट्रिंसिक मोटिव होता है, ये एक्सटेंसिव नहीं होता। बाय वन गेट वन फ्री, यानी कि एक खरीदने पर एक मुफ्त पाना, ये भी तो लालच है, कैसा है, एक्सटेंसिव है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन फिर रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज यूज टू मेजर द डैश ऑफ द स्टूडेंट, कैसे स्टूडेंट को मेजर करने के लिए है? ये पहले तो ये बताओ ये कैसी टेक्निक है, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कैसी है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है। अब बच्चों को कंफ्यूज होगी कि ये पर्सनैलिटी की या इंटेलिजेंस की है। भाई ये किसकी है, पर्सनैलिटी की है, ना कि इंटेलिजेंस की। ठीक है, किसकी है, पर्सनैलिटी की है। एक इसी के अंदर बता देती हूँ, एक होता है एटीट्यूड और एक होता है एप्टीट्यूड। एटीट्यूड जो होता है वो हेरिडिटरी से लिया जाता है, एक्वायर्ड नहीं किया जा सकता। और जो एप्टीट्यूड है वो क्या किया जाता है, एक्वायर्ड किया जाता है, हेरिडिटरी नहीं होता। और जो एटीट्यूड होता है वो हेरिडिटरी होता है, और जो एप्टीट्यूड होता है वो इन्वायरमेंटल होता है, एक्वायर्ड किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चल इजी लगेंगे आपको बहुत क्वेश्चन, क्योंकि हम कर चुके हैं पीछे ऐसे क्वेश्चन, और सिर्फ मैंने प्रीवियस ईयर करवाया है, उससे बाहर कुछ नहीं करवाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट के रेफरेंस में कौन सी करेक्ट नहीं है? यह
असंतुलन उत्पन्न करता है, यही बात गलत है। क्या बनाता है? अगर तुम एडजस्टमेंट कर रहे हो तो इससे तो क्या होगा? बैलेंस होगी चीज़ें, इम्बैलेंस थोड़े होगी। ठीक है, इससे तो इम्बैलेंस थोड़े होंगी, बैलेंस होगी, तो ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन आगे पढ़ते हैं, क्या पता इससे भी वो हो। यह परिस्थिति कि मांगों के अनुरूप जीवन के तरीकों को बदलने के लिए प्रेरित करता है, ये बात बिल्कुल सही है। एडजस्टमेंट क्या करेगी? जीवन के तरीकों को बदलने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जिन चीज़ों की ज़िंदगी में ज़रूरत होती है कि अब हमें चेंज होने की ज़रूरत है, तो उस टाइम क्या करता है? जो एडजस्टमेंट है वही हमारी हेल्प करती है कि हम चीज़ों में एडजस्ट करते हैं कि अब हमें चेंज होना होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू डिमांड, जब लाइफ के अंदर जो चेंज आते हैं वो कौन एडजस्टमेंट ही उसके अंदर हेल्प करता है। ठीक है, वातावरण की स्थितियों में वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता देता है। बिल्कुल, इट गिवन द एबिलिटी टू ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंज इन द कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंटल, ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर है समायोजन के अभाव में व्यक्ति तनाव और चिंता से, बिल्कुल, अगर कोई ऐसा बंदा है जो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या रहेगी? एंग्जाइटी रहेगी, टेंशन रहेगी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कह रखा कि असंतुलन उत्पन्न करता है, जबकि ये तो बैलेंस लेके आता है लाइफ में, इम्बैलेंस नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चल क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं? 6 में प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, यहाँ से ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? प्याजे ने दी थी। और किसने दी थी? वाइगोस्की ने भी दी थी और जेरोम ब्रूनर ने भी दी थी। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द रिवर्सिबिलिटी, कितनी स्टेज दी थी प्याजे ने? प्याजे ने 4 स्टेजेस बताई थी। हाँ, कौन कौन सी बताई थी? सबसे पहले कौन सी बताई थी? सेंसरी मोटर बताई थी, फिर उसके बाद प्री कन्वेंशनल बताई थे, और उसके बाद क्या? कॉन्क्रीट, और उसके बाद फॉर्मल। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, ये सबसे लास्ट स्टेज होती है, ये सबसे पहली होती है, ये सेकंड होती है, ये थर्ड होती है। ठीक है, तो फिर देखो भाई, ये पूछ रखा रिवर्सिबिलिटी कब आ जाती है? रिवर्सिबिलिटी आती है कॉन्क्रीट के अंदर। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी सीरीज में लगाना हो, सेरिएशन करना हो, या फिर क्या करना हो, किसी चीज़ को इकट्ठा करके देखना हो, तो ये किस में आता है? यानी कि लॉजिक की डेवलपमेंट भी यही आता है। यानी कि वो एक क्या लगा लेता है? लॉजिक जो आता है यहीं से, रिवर्सिबिलिटी, लॉजिक, सब कुछ यहीं से आता है। तो क्रिएटिव यानी कि मूर्त क्रियात्मक हो जाएगा, जो कि लेवल नंबर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट। इरेक्शन की स्टेज दे रखी है। इरेक्शन ने कौन सी थ्योरी दी थी? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, और ये उसकी स्टेजेस दे रखी। पहली कौन सी थी? पहली थी, जो पहली स्टेज थी वो कौन सी थी भी? ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट थी। और दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी ऑटोनोमी वर्सेज सेम एंड डाउट। और थर्ड कौन सी थी? थर्ड थी इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट। फोर्थ थी इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियरिटी। और फिफ्थ कौन सी थी? आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन। और सिक्स्थ कौन सी थी? इंटीमेसी वर्सेज, सिक्स तो वही थी फिर। ठीक है, फिर इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सी गलत है। इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट थर्ड थी, ये तो बिल्कुल सही बात है। इनिशिएटिव वर्सेज आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन फिफ्थ थी, ये भी बिल्कुल सही है। ऑटोनोमी वर्सेज सेम एंड डाउट, ये तो सेकंड स्टेज थी ना, इसने फर्स्ट दिया है, तो यही तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियरिटी, ये फोर्थ थी, ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये सेकंड स्टेज है और इसने लिख रखा है फर्स्ट है, तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि गलत ही पूछा हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबंधता सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन सा? स्किनर ने अपोरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। कौन सी दी थी? अपोरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, और उसके अनुसार कौन सा सही नहीं है? उसने किसकी रीइंफोर्समेंट की बात नहीं की, तो रीइंफोर्समेंट इसमें सही नहीं है, ये तीनों इसके सही है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो, ये एलिमेंट थे ना इसके अंदर, तो डिस्क्रिमिनेशन स्पॉन्टेनियस रिकवरी करेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? अभिवृत्ति में अभिप्रेरणा प्रभाव उत्पादक विशेषता पाई जाती है। प्रभाव उत्पादक विशेषता पाई जाती है। अभिवृत्ति पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक होती है, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा ना इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ये शब्द कुछ ऐसे ही है। एटीट्यूड हैज़ ए मोटिवेशनल इफेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल सही बात है। एटीट्यूड मोटिवेशनल इफेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स हैं एटीट्यूड के अंदर। एटीट्यूड कैन रेंज, एटीट्यूड की जो रेंज होती है वो स्ट्रांगली पॉजिटिव टू स्ट्रांगली नेगेटिव होती है, बिल्कुल सही बात है।
एटीट्यूड हैव ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, बिल्कुल एटीट्यूड के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप होता है। एटीट्यूड इज ए इनेट एंड एक्वायर्ड, यही बात गलत है। देखो मैंने पीछे भी अभी बताया था, एक होता है एप्टीट्यूड और एक होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड जो होता है, एटीट्यूड इनेट होता है, एक्वायर नहीं किया जा सकता, और जो एप्टीट्यूड है वो एक्वायर किया जाता है, वो इनेट नहीं होता। ठीक है, तो यही इसका गलत है। जो एटीट्यूड होता है वो जन्मजात होता है, अर्जित नहीं होता, और जो एप्टीट्यूड है वो अर्जित किया जाता है, वो जन्मजात नहीं होता है। ठीक है, ये हेरिडिटरी होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से तुम अपनी कॉपी में ये लिख सकते हो, एटीट्यूड हैज ए मोटिवेशनल इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट ये तो जरूर ही लिख लो कि एटीट्यूड कैन रेंज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव टू स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होता है। थर्ड, एटीट्यूड हैव ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, ये दो चीजें तो जरूर लिख लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोडक्ट होता है ओनली हेरिडिटी, ये बात तो गलत है। डेवलपमेंट फॉलो ए रैंडम पैटर्न, एक फिक्स पैटर्न होता है, ये भी गलत है। डेवलपमेंट इज ए कॉमुलेटिव प्रोसेस, ये बात कुछ कुछ ठीक है। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर रिलेटेड, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही बचा अपने पास, विकास एक संचयी प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके भाई, एक कैटल कल्चर फ्री टेस्ट ऑफ द इंटेलिजेंस इज ए टाइप ऑफ, देखो इस पे क्वेश्चन आ रहा है वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट। ठीक है, देखो भाई जो टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, वो टू टाइप के होते हैं, एक तो इंडिविजुअल होता है और एक ग्रुप होता है। फिर इंडिविजुअल के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल होता है। भाई नॉन वर्बल का नाम ही तो होता है परफॉर्मेंस टेस्ट, क्या होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं नॉन वर्बल टेस्ट। ठीक है, और जो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल भी परफॉर्मेंस और वर्बल होते हैं, और ग्रुप भी वर्बल होते हैं और परफॉर्मेंस होते हैं, यानी कि नॉन वर्बल भी होते हैं। तो ये कह रखा है कल्चरल, जो कैटल कल्चरल फ्री टेस्ट है, ये कैसा होता है, नॉन वर्बल होता है। नॉन वर्बल में भी कैसा होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, ग्रुप का नॉन वर्बल टेस्ट होता है। जो कैटल कल्चरल फ्री टेस्ट है वो क्या होता है, ग्रुप टेस्ट होता है, लिख लो ये बात साथ में, ग्रुप टेस्ट होता है और नॉन वर्बल टेस्ट होता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि पिछले में देखो आया हुआ था, बिने का जो टेस्ट था वो 3 दे रखे थे कि ये परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट का मतलब होता है नॉन वर्बल टेस्ट। ठीक है, तो परफॉर्मेंस टेस्ट बिने का जो है वो परफॉर्मेंस नहीं होता, बिने ने जो दिया था वो इंडिविजुअल दिया था, और इंडिविजुअल का भी कैसा होता है, वर्बल। ठीक है, बिने जो टेस्ट है वो क्या है, इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, और कैसा है, वर्बल टेस्ट है, नॉन वर्बल नहीं है। परफॉर्मेंस का मतलब होता है नॉन वर्बल टेस्ट। ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्ट का ही दूसरा नाम होता है नॉन वर्बल टेस्ट। तो बिने का जो टेस्ट है या स्टर्नबर्ग का टेस्ट आ जाए, ये कैसे होते हैं, इंडिविजुअल और वर्बल टेस्ट होते हैं। और अगर कैटल कल्चर फ्री टेस्ट आ जाए या बीटा टेस्ट आ जाए, ये कैसे होते हैं, ग्रुप के नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। लेकिन ग्रुप का ही अगर अल्फा आर्मी टेस्ट आ जाए तो वो ग्रुप का वर्बल टेस्ट होता है, परफॉर्मेंस नहीं होता है। ठीक है भाई, तो ये कैसा होता है, जो कैटल कल्चर टेस्ट है ये नॉन वर्बल होता है, और कैसा होता है, ग्रुप टेस्ट होता है। क्लियर है भाई, और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब हुआ था ये टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। देखो भाई कहीं पर भी क्रिएटिव, बच्चे को हमेशा क्रिएटिव और डाइवर्जेंट थिंकर बनाना है तुम्हें। ठीक है, क्रिएटिविटी में ओरिजिनलिटी होती है, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लुएंसी होती है, लेकिन रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जहाँ जो है वो, क्योंकि नहीं पूछा हुआ है, यही ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कौन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करता। भाई देखो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मैंने 3 पेपर में करवा चुकी हूँ मैं इस क्वेश्चन को, और सेम ऑप्शन भी क्या दे रहा है, सेम दे रहा है। टीचिंग स्किल ऑफ द टीचर, नहीं ये थोड़े अफेक्ट करेगी। मेंटल हेल्थ टीचर की बिल्कुल अफेक्ट करेगी, टीचिंग स्किल भी अफेक्ट करेगी, ये कह रखा नहीं करेगी। टीचिंग स्किल टीचर की नहीं करेगी, अगर कोई इंटेलिजेंट ही नहीं है, कुछ आता जाता ही नहीं, वो क्या सिखाएगा बच्चे को। तो टीचिंग स्किल ऑफ द टीचर बिल्कुल, मेंटल हेल्थ टीचर की करेगी, सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द टीचर बिल्कुल करेगी, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द टीचर ये नहीं करेगी। अगर कोई टीचर की अपंग है या कुछ भी है तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो टीचर की है, वो काला है, गोरा है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर क्या नहीं करेगी, कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। तो शिक्षक का शारीरिक रूप कैसा भी हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, तो टीचिंग लर्निंग में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। और ये तुम खुद रियलाइज कर चुके होगे कि हम ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर 3 बार कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, देखो व्हाट काइंड ऑफ चेंज डज ग्रोथ ब्रिंग अबाउट इन चिल्ड्रन। देखो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज। अगर पेपर में डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आपको कंफ्यूजन ये रहेगी हम स्ट्रक्चरल लगाएं या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बोथ लगाएं, क्योंकि ग्रोथ बोला हुआ है। लेकिन आपने पढ़ा हुआ है ग्रोथ का मतलब तो फिजिकल चेंजेज होते हैं, तो ये भी हो सकता है और ये भी, यहाँ जाके बच्चा कंफ्यूज होता है। ठीक है, पेपर में तो श्योर हो गए क्योंकि वहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपने पहले किया हुआ है तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ओनली स्ट्रक्चरल चेंजेस ग्रोथ ब्रिंग अबाउट इन चिल्ड्रन, ओनली स्ट्रक्चरल चेंजेस, तो इसका ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। यहीं पे अगर डेवलपमेंट आ जाता तो डेवलपमेंट की बात आती तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों होते हैं, लेकिन ग्रोथ दिया हुआ तो ओनली स्ट्रक्चरल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे डेवलपमेंट होता तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होता, अब ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है और यही तुम्हारी फाइनल आंसर की का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ये कहता है एक्सेलरेशन। देखो ये क्वेश्चन भी क्या करा, घुमा रहा है, लेकिन तीसरी बार आया है। एक बार आया था स्लो लर्नर के लिए एक्सेलरेशन करना चाहिए कि नहीं, एक बार आया था गिफ्टेड चाइल्ड के लिए एक्सेलरेशन करना चाहिए कि नहीं, फिर अब देखो एक्सेलरेशन इज एन इम्पोर्टेंट प्लान फॉर द एजुकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रन। क्वेश्चन वही आया हुआ है, गिफ्टेड आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, what type of reinforcement schedule is to reinforce each correct response of the learner। जैसे ही वो करेक्ट रिस्पॉन्स दे रहा है, अपोनेंट कंडीशनिंग में बता रखा कि जैसे ही वो करेक्ट रिस्पॉन्स दे रहा है तो हम उसको रीइंफोर्स दे रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं, रीइंफोर्स दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मतलब कुछ ना कुछ दे रहे हैं, उसको रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं जैसे ही वो करेक्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, फिक्स इंटरवल में कर रहे हैं, बात ही नहीं हुई कहीं फिक्स वेरिएबल में कर रहे हैं, नहीं बात ही नहीं हो रही फिक्स और वेरिएबल की, वो तो लगातार दे रहा है ना। जैसे ही वो करेक्ट देगा, अगर उसने करेक्ट दिया जितनी बार देगा उतनी बार रीइंफोर्समेंट मिलेगी, तो इसका मतलब कंटिन्यूस मिल रही है। ठीक है, देखो नेक्स्ट अपने पास ये क्वेश्चन, ये है इजी वाले क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं, कुछ इजी हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यानी कि हेड टू टो सेफेलोकोडिक, क्या होगा, सेफेलिक कोडल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। A type of intelligence test in which the question are similar in difficulty level but more importance in given to the time एलिमेंट। भाई इसके मैं तुम्हें अभी ये चारों बता रही हूँ और अपनी कॉपी पे भी लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अलग अलग तरह से, और मुझे पूरा पॉसिबिलिटी लग रहा है कि अब की बार भी इस पे या तो टीजीटी में या पीजीटी पे श्योर क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी तरह एग्जाम्पल देके पूछेगा। लेकिन यही नहीं पूछेगा, अब की बार दूसरा पूछेगा। मैं बताऊंगी किस तरह से पूछा जाने की पॉसिबिलिटी है। देखो अगर अब कह रखा है कि क्वेश्चन आर सिमिलरली इन डिफिकल्टी लेवल, अगर डिफिकल्टी लेवल में कोई क्वेश्चन सिमिलर है और टाइम की इम्पोर्टेंस है कि आपने 20 मिनट में किया है, आपने 40 मिनट में किया है किसी काम को, डिफ़िकल्टी लेवल सेम है, मतलब मैटर कर रहा है टाइम कि आप जल्दी कर रहे हैं या फास्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं स्पीड टेस्ट, उसको बोलते हैं स्पीड टेस्ट। फिर पावर टेस्ट क्या होता है, पावर टेस्ट होता है टाइम इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा, वहाँ पे टाइम इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा, वहाँ पे इम्पोर्टेंस कौन रखेगा, डिफ़िकल्टी लेवल इम्पोर्टेंस रखेगा। यानी कि देखो जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कुछ 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, किसी के 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर के जो क्वेश्चन आप टाइम कितना भी लो वो डिपेंड नहीं करेगा। 2 नंबर के क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इजी रहेंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन है वो थोड़ा मुश्किल रहेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन है और थोड़ा टफ रहेगा, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसके अंदर। टाइम की बाउंडेशन नहीं है, डिफ़िकल्टी लेवल अगर इंक्रीज कर रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल को वो टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं लगा रहा, टाइम एवरेज ये लिखा मिलेगा, टाइम एवरेज ले रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसका मतलब हो गया आपकी पावर को चेक कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, आपकी पावर को चेक कर रहा है, वो होता है पावर टेस्ट। एक अपने पास ये आता है कि जो पावर टेस्ट का जो एग्जाम्पल रहेगा वो अलेक्जेंडर का जो टेस्ट है, अलेक्जेंडर टेस्ट जो है वो पावर टेस्ट का एग्जाम्पल रहेगा, और स्पीड टेस्ट का जो एग्जाम्पल रहेगा ये जो है ये स्पीड टेस्ट,
मेरे को वो फिक्स्ड वाला याद नहीं है, एक फिक्स जैसे अलेक्जेंडर का टेस्ट है वो पावर टेस्ट का एग्जाम्पल होता है, वो पावर टेस्ट होता है जो अलेक्जेंडर का टेस्ट होता है, ठीक है। वर्बल टेस्ट मैंने बता दिए, यानी कि शाब्दिक जो टेस्ट होते हैं वो अपने पास कैसे, देखिए टेस्ट इंडिविजुअल भी होते हैं और ग्रुप में भी होते हैं। फिर मैंने बताया इंडिविजुअल और ग्रुप का एक तो वर्बल होते हैं और एक परफॉर्मेंस टेस्ट होती है, और परफॉर्मेंस टेस्ट का ही नाम होता है नॉन वर्बल, कन्फ्यूज नहीं होना है। नॉन वर्बल मतलब परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। और बिने का जो टेस्ट है वो कैसा है, वो अपने पास वर्बल टेस्ट है, ना कि परफॉर्मेंस टेस्ट। क्लियर है? चलो, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको क्योंकि ये मेरे को पावर टेस्ट भी बताना था। अब की बार जो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है मुझे लगता है पावर टेस्ट पे आएगा, ठीक है। अगर ये भी लिखा आ जाए कि अलेक्जेंडर का टेस्ट कैसा है तो वो पावर टेस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट है, ये तो इजी है, ये भी रिपीटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। सब्जेक्टिव मेथड पर्सनैलिटी असेसमेंट का, इंटरव्यू कैसा होता है, सब्जेक्टिव। ऑब्जर्वेशन भी कैसा होता है, सब्जेक्टिव। ऑटोबायोग्राफी भी कैसी होती है, सब्जेक्टिव। लेकिन जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है ये कैसा टेस्ट होता है, प्रोजेक्टिव। कैसी टेक्निक है ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है, शब्द सहचर्या जो है, ये कैसी है, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ठीक है भाई। चलें आगे नेक्स्ट। मीनल इज एवरेज इन इंटेलिजेंस, ठीक है, लो इन क्रिएटिविटी एंड हाई लेवल इन एडजस्टमेंट। दिस एग्जाम्पल ऑफ मीनल खुद के बारे में बता रही है ना कि वो कैसी है, तो ये कैसी है, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, यानी कि वो खुद एक लड़की है जो क्या है, वो इंटेलिजेंस एवरेज है उसका, लो क्रिएटिविटी, मतलब एक ही लड़की के बारे में बता रखा, खुद के बारे में, खुद के बारे में, ना किसी से कंपेयर करके नहीं बता रखा, ना किसी दूसरे के बारे में बता रखा, तो इंट्रा इंडिविजुअल हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट है 21st। 21st में क्या हो जाएगा, विच टाइप ऑफ क्यूरिकुलम डिड ब्रूनर सजेस्ट टू फॉलो द कोग्निटिव डेवलपमेंट टू चिल्ड्रन, ठीक है, किस तरह का होना चाहिए भाई कोग्निटिव। ब्रूनर तो कॉन्सेप्ट ही दो देता है ना, एक तो वो क्या बताता है, लर्निंग मोड बताता है कि 3 तरह के लर्निंग मोड होता है, एक वो ये बताता है कि जो क्यूरिकुलम है वो कैसा होता है, स्पाइरल इन नेचर होता है और कॉन्टीन्यूअस होता है, यही कह रखा है, तो ये आ जाएगा स्पाइरल क्यूरिकुलम। ब्रूनर क्या बताता है, क्यूरिकुलम कैसा होगा, स्पाइरल होगा, ठीक है, और कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होगा, डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूअस होगा, ये भी बताता है वो। फिर आता वो डेवलप द सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, किसने दी, सीधी साफ बात है, ये तो वाइगोस्की ने दी है, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है वाइगोस्की ने, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 23। वट इज द मैकेनिज्म कॉल्ड थ्रू विच द चाइल्ड ट्राइज टू चेंज हिज ओन ईगो। देखो भाई 14 डिफेंस मैकेनिज्म है, किसके है भाई, ईगो के हैं, ठीक है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, किसने दिए थे, सिग्मंड फ्रॉइड ने दिए थे, और कितने दिए थे, 14 दिए थे, ठीक है। वो कह रखा है हिज ओन ईगो टू दैट ऑफ द समवन एल्स, यानी कि वो अपने अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। तो इंटेलिजेंस मॉडल आएगा, वैसे इंटेलिजेंस मॉडल का गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल जो है उसका कौन सा, देखो सीपीओ से याद रखना है भाई, सीपीओ से, यानी कि कंटेंट की बात करना है, प्रोडक्ट की बात करता है, ऑपरेशन के टोटल इसमें कितने हैं, 180 एलिमेंट की बात करता है ये, कि इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 180 होंगे, कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन। और याद कैसे रखना है, 665 ये होता है ना, पहले कितने थे, 120 थे, अब 180 एलिमेंट है, तो ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट की बात करता, लेकिन कोग्निशन की बात नहीं करता। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, सीपीओ से इसको याद रखना है। नेक्स्ट है बुद्धि के, देखो ये भी रिपीटेड है, बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का, मेरे को ये भी याद है ये कब आया था, ये 2022 में पीजीटी में आया था। बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, इतना आसान है, स्टर्नबर्ग ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट भी रिपीटेड है, फैमिली एंड स्कूल आर एग्जाम्पल ऑफ विच इन्वायरमेंटल सिस्टम, ब्रूनफेन ब्रूनर बायो इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी।
भाई इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी किसने दी थी? ब्रूनफेन ब्रूनर ने दी थी। कितने इसने टाइप बताए थे? टोटल 5 टाइप बताए थे। सबसे पहले वाला कौन सा था? माइक्रो, क्योंकि इस फैमिली और स्कूल बोला हुआ है, लेकिन स्कूल की वजह से आप मेजो में भी जा सकते थे, इसलिए यहाँ मेजो कहीं पे ऑप्शन ही नहीं दिया, तो हम किसके साथ जाएंगे? माइक्रो के साथ। मैंने वहाँ भी ये बताया था। ठीक है, अगर सीधा सिर्फ स्कूल आ जाए तो स्कूल आएगा मेजो में, ठीक है, लेकिन फैमिली और स्कूल दोनों दे दिया तो माइक्रो में मेजो ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां से फिर वो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टर। ठीक है, ये थ्योरी दे रखी है, ये थ्योरी दे रखी है, और ये उनके भी किसने दिए हैं, उनके प्रतिपादक कौन है, प्रोपाउंडर कौन है उनके। ठीक है, प्याजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, बिल्कुल। बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है। इरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। मनो सामाजिक विकास सिद्धांत दिया है, बिल्कुल दिया है। वाइगोस्की ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, नहीं, ये तो कोहलबर्ग ने दी है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यही गलत है। कोहलबर्ग ने दी है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, वाइगोस्की ने क्या दी है? कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल एडजस्टेड पर्सन। कौन सा नहीं है भाई? बैलेंस्ड होगा, बिल्कुल। रिस्पेक्टेड हिमसेल्फ एंड अदर, बिल्कुल। अवेयरनेस ऑफ हिज ओन पोटेंशियल एंड लिमिटेशन, बिल्कुल। ये सारी बात क्या पॉजिटिव है, लेकिन रिजिडिटी नहीं होगी उसके व्यवहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है मेंटल हेल्थ इज द, ये ध्यान से देखना, मेंटल हेल्थ इज द फुल एंड हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनैलिटी। दिस डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इज गिवन बाय हुम। किसने दी है ये किसने दी है भाई? ये दी है हेडफील्ड ने। किसने दी है? हेडफील्ड ने दी है कि जो मानसिक स्वास्थ्य है संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वभाव की यह परिभाषा, किसकी? मेंटल हेल्थ की ये परिभाषा कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। ठीक है, कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तभी एक व्यक्ति अच्छा हो सकता है। अगर मेंटल हेल्थ खराब है तो आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते, कोई भी काम आप सही नहीं कर सकते। ये बात किसने दी है? इसको याद कैसे रखोगे? मेंटल हेल्थ किससे सोचोगे? हेड से सोचोगे। हेड की बात कर रखी है तो किसने की? हेडफील्ड ने की है। ठीक है, ये इसकी ट्रिक बन गई। क्वेश्चन नंबर 30। ओके, ये तो बहुत आसान पूछ रखा है। आउट ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट हु इज नॉट रिलेटेड टू गिस्टैलिज्म, यानी कि गिस्टाल्टवाद से कौन संबंधित नहीं है? गिस्टाल्टवाद से कौन संबंधित नहीं? कोहलर कोफका तो बिल्कुल है, कोहलर कोफका और वर्दीमर, लेकिन क्रेसमर की बात नहीं करता। क्रेसमर ने क्या दिया था फिर? क्रेसमर ने क्या दिया था? पर्सनैलिटी पे काम किया था। क्रेसमर ने तो क्या दिए थे? पर्सनैलिटी के टाइप बताए थे, लेकिन ये किसकी बात नहीं करते? ये गिस्टाल्टवादी नहीं है। ठीक है, ये तो बिहेवियरिस्टिक थे ना, नहीं, इन्होंने बताया था उसके बेसिस पे बताए थे इन्होंने, बॉडी के बेसिस पे, फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे टाइप बताए थे पर्सनैलिटी के, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक भाई आप है ना तो कमेंट करते हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। आप देखो, जो भी आपको वीडियो में लगे, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो पे लाइक करना, और एक अच्छे या बुरे जैसे भी करना है प्लीज़ कमेंट करो, और एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर करो, ताकि थोड़े बहुत कुछ सब्सक्राइबर बढ़े। मुझे भी कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन मिलना चाहिए ना। अब मैं करे जा रही हूँ, अब कब तक करती रहूँ? आप भी थोड़ा सा तो मुझे सपोर्ट करिए ना। आप वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और जो सही नॉलेज होगी, जो ऑथेंटिक होगी, वही मैं बताऊंगी। ऐसे ही आके मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी आपको। अगर मैं खुद श्योर नहीं हूँ तो मैं आपको नहीं बोलूँगी। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि जो एस्टेट है वो आपका 11-12 को होना ही, मतलब आप ये समझिए कि 11-12 को ही होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि 100% श्योरिटी है, क्योंकि भाई होता है ना, क्योंकि बोर्ड का कुछ पता नहीं है, और आपको भी पता है कि पता ही नहीं है। अब तो एक्चुअल में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता कि कब पेपर हो रहे हैं, कब नहीं हो रहे, क्या पता ये 1 महीना और आगे कर दें, 1 मंथ और आगे कर दें, कुछ कह ही नहीं सकते ना ये चीज़। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।